जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हमारी वर्णमाला की 5वीं क्लास है और हम वर्णमाला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछली क्लासों में हमने देखा था, हमने लास्ट में छोड़ा था कि व्यंजनों की बनावट। तो हम व्यंजनों की बनावट देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी जब पीछे वाली 4 क्लासें आप अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजनों की बनावट, हेडिंग डालिएगा, व्यंजनों की बनावट। यहाँ पे हमने छोड़ा था ना, व्यंजनों की बनावट। व्यंजनों की बनावट। आप कहेंगे सर, व्यंजनों की बनावट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजनों की बनावट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जितने भी व्यंजन हैं, कैसे लेकर के है तक, उनको आधा कैसे लिखना चाहिए। और ये चीज़ हम देखेंगे किसके अंदर देखेंगे भाई? व्यंजनों की बनावट के अंदर। तो 1 नंबर में लिखना, व्यंजनों की बनावट में 1 नंबर में लिखना आपको खड़ी पाई वाले व्यंजन। एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है और उसके बाद जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है कि खड़ी पाई वाले व्यंजन। आप कहेंगे सर, खड़ी पाई का मतलब क्या हुआ? तो खड़ी पाई का मतलब हो गया, ये वाली जो पाई होती है किसी भी व्यंजन के अंदर, वो खड़ी पाई होती है ना। अभी अच्छे तरीके से समझेंगे, एक बार लिखो आप, खड़ी पाई वाले व्यंजन। आप कहेंगे सर, खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये सब जानने के लिए पहले मैं आपके सामने यहाँ पे व्यंजन लिख देता हूँ कि खड़ी पाई वाले कौन से होते हैं। पहले एक बार मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई? सारे के सारे जितने भी हमारे व्यंजन हैं उनको मैं लिख रहा हूँ। हमारा व्यंजन होता है क, ख, ग। हालांकि शुद्ध व्यंजन तभी होता है उसके नीचे क्या लगा हुआ होना चाहिए? हलंत चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए। हम इनकी बनावट देख रहे हैं कि इनको आधा कैसे लिखना चाहिए ना। तो एक बार मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। और आप कक्षत्रज्ञ उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। कक्षत्रज्ञ आपने क्या कर दिया? कक्षत्रय और ज्ञ को भी आपने क्या कर लिया? शामिल कर लिया। अब हमारे ये क्या हो चुके हैं? व्यंजन आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। और आप पहले इनकी बात करो कि भाई सर, खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं? ध्यान देना, खड़ी पाई का मतलब क्या हुआ? खड़ी पाई का मतलब हुआ ये वाली खड़ी पाई। आप कहेंगे सर, ये वाली खड़ी पाई का मतलब, जैसे ये ख है तो ख के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही होगी? आप कहेंगे सर, इस प्रकार से हमें खड़ी पाई दिखाई दे रही है। तो एक बार चयन करो कि खड़ी पाई वाले व्यंजन है कौन कौन से हैं। एक बार क को छोड़ देना, हालांकि क के अंदर आपको खड़ी पाई दिखाई दे रही है, इसको छोड़ देना। इसके अलावा और देखो, आपको कहना है सर, यहाँ पे ख एक खड़ी पाई वाला व्यंजन है, बिल्कुल। ग भी एक खड़ी पाई वाला व्यंजन है और घ भी एक खड़ी पाई वाला व्यंजन है। देखो, जैसे ये घ लिखा गया है तो घ के अंदर ये वाली पाई नजर आ रही है ना आपको, कंप्लीट, यानी इस प्रकार से ये पूरी होनी चाहिए। आप कहेंगे सर, बिल्कुल हमें पाई नजर आ रही है, पाई वाला व्यंजन है। मैंने पूछा अंग के अंदर पाई है क्या? आप कहेंगे सर नहीं है, खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है। मैंने कहा च है क्या? बिल्कुल च खड़ी पाई वाला है। ज भी है, जय भी है और ये भी है। और कौन कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ, ण यहाँ पे नहीं है। आप मना कर देंगे सर यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, ण है, त है, थ है, द है और न है। बताओ, ये खड़ी पाई वाले व्यंजन है कि नहीं है? एक बार देखते जाना आप। जैसे मैंने लिखा न, बताओ न के अंदर पाई ऐसे नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आप कहेंगे सर बिल्कुल नजर आ रही है, तो ये खड़ी पाई वाला व्यंजन है ना। जैसे प, फ के अंदर और क के अंदर आपको खड़ी पाई नजर आ रही है। एक बार इनको दोनों को छोड़ देना है ना, मेरे कहने से छोड़ देना। आप कहेंगे सर ब बिल्कुल पाई नजर आ रही है, भ के अंदर भी पाई नजर आ रही है, मैं के अंदर भी आ रही है, ये के अंदर, रे के अंदर कोई पाई नहीं है, ले के अंदर, व के अंदर, श के अंदर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है के अंदर कोई पाई नहीं है ना। कक्ष, त्र और ज।
यहाँ सब में आपको क्या नज़र आ रही है? पाई नज़र आ रही है, खड़ी पाई नज़र आ रही है। आप कहेंगे ओके सर, हमने मान लिया ये खड़ी पाई वाले व्यंजन है, आखिर इनका करना क्या है ना, आखिर इनका करना क्या है? तो लिखना खड़ी पाई वाले व्यंजन, और आपने कह दिया सर ये है खड़ी पाई वाले व्यंजन। लिखना है आधा करते वक्त, आधा करते वक्त पाई हटाएंगे। क्या करेंगे भाई? पाई हटाएंगे। ध्यान देना, खड़ी पाई वाला कोई भी व्यंजन है, यदि उसको आधा करने की आवश्यकता पड़ती है, कैसे करने की? आधा करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको ओनली फॉर क्या करना है? पाई को हटाना है और किसी भी प्रकार की कोई पंचायती नहीं करनी है। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे मैंने लिखा घ घड़ी, इसको यदि आपको आधा करना है तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? पाई को हटा देंगे। मैंने कहा जैसे न है, न को कभी आधा करने की आवश्यकता पड़े तो आप किस प्रकार से आधा करेंगे? तो आप कहेंगे सर खड़ी पाई वाला कोई भी व्यंजन है उसे आधा करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम पाई को हटा देंगे और किसी भी प्रकार की कोई पंचायती हम नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण देखिएगा, पाई हटाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है अन्न। क्या लिखा है भाई? अन्न। मैंने कहा अन्न के अंदर आधा क्या है? आप कहेंगे सर अन्न के अंदर आधा न है, तो बताओ न की मैंने क्या हटा दी? पाई हटाई कि नहीं हटाई? देखो जैसे ये आधा न और इस प्रकार से अन्न है। मैंने कहा एक न तो आधा है, इसको आधा कैसे करें? आप कहेंगे सर इसको आधा कैसे करेंगे? यदि पाई वाला कोई भी व्यंजन आधा होता है तो उसकी पाई हटा करके उसको पास में रख दो, ये आधा हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, इन बातों का हमें पहले से पता है। अरे कोई बात नहीं है, आपको प्रत्येक बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, फिर से समझ लेना है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है स्वच्छ। क्या लिखा है भाई? स्वच्छ। मैंने क्या लिखा है? स्वच्छ। मैंने कहा इसके अंदर आधा क्या है? स, और इसके अंदर आधा क्या है? च। यानी मैं ऐसा लिख देता स व च आधा और च। आपको कहना है सर इसके अंदर स आधा है और च आधा है, तो इसको कैसे लिखें? क्या हलंत लगा करके छोड़ दें? बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है आपको, है ना। इसके अंदर यदि स्वर चला जाता है, शुद्ध व्यंजन बच जाता है, तो यानी ये आधा हो जाता है, तो आपको कहना है सर इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या हटाई जाती है? पाई हटाई जाती है, और किसी भी प्रकार की कोई पंचायती नहीं की जाती है, और इसको क्या कर देते हैं? पास में रख देते हैं। देखो पास में रखो तो पाई हटने के बाद में ये ऐसे बचा, और इस प्रकार से ये शब्द क्या लिखा जाएगा? स्वच्छ लिखा जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है निश्चित। क्या लिखा है भाई? निश्चित। मैंने कहा इसके अंदर आधा क्या था? आप कहेंगे सर आधा स था। मैंने कहा स आधा था तो उसको कैसे लिखेंगे? सर ये तो एक पाई वाला व्यंजन है, बस इसकी पाई हटाओ और इसको लिख दो, है ना। तो बताओ मैंने पाई हटा दिया और इसको क्या कर दिया? लिख दिया। ध्यान देना, आपको ये जो मात्रा है ना, ये छोटी ई की, ये इससे पहले नहीं लेनी है, इससे क्या करनी है? इसके ऊपर से लेनी है। इस प्रकार से आपको लिखना है। कहीं मैंने कहा निश्चित लिखो तो आप कहेंगे सर नी से की हमने पाई हटा दी और चित ऐसे लिख दिया। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है ना। यदि छोटी ई से पहले, ध्यान देना, यदि छोटी ई से पहले अगर कोई आधा आ जाता है और वो कोई पाई वाला व्यंजन होता है, तो ई हमेशा क्या करेगी? उसको कवर कर लेगी। सुनना बात को गौर से। मैंने कहा यदि छोटी ई की मात्रा है और इससे तुरंत पहले आधा कोई पाई वाला व्यंजन आ जाता है, तो हमेशा ये मात्रा उसको क्या कर लेती है? उसके ऊपर से आती है, उसको क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर है मेरी बात? ओके। फिलहाल आपको यही समझना है कि सर खड़ी पाई वाले व्यंजन हमें कोई भी मिलते हैं, उन्हें अगर आधा करने की आवश्यकता है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? पाई को हटा देंगे और वो व्यंजन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। 2 नंबर बात लिखिएगा, दूसरी बात लिखिएगा। जैसे कुछ एक आप उदाहरण लिख सकते हैं ये वाले। 2 नंबर बात लिखनी है आपको। लिखना है गोल घुमावदार व्यंजन। गोल घुमावदार व्यंजन। आप कहेंगे सर ये गोल घुमावदार व्यंजन कौन से हैं? ध्यान देना भाई, गोल घुमावदार वाले व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टे। क्या लिखा? टे। मैंने कहा टे में पाई है क्या? आप कहेंगे सर टे में तो कोई पाई नहीं है,
तो ये टे किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा? ये गोल घुमावदार वाली, यानी यहाँ से क्या है, ये घुमा हुआ है, ये गोल घुमावदार वाली कैटेगरी का व्यंजन है ना। तो आपको कहना सर टे तो गोल घुमावदार वाली कैटेगरी का है। मैंने कहा जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अंग, मैंने कहा ये किस कैटेगरी का व्यंजन है? मैंने पूछा पाई है क्या इसमें? आप कहेंगे नहीं पाई नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा तो कैसा व्यंजन है? आप कहेंगे सर यहाँ से ये घुमा हुआ है, ये गोल घुमावदार वाली कैटेगरी का है। चलिए चेक करते हैं कौन कौन से गोल घुमावदार वाली कैटेगरी के हैं ना। देखना, आपको कहना है सर, ध्यान देना, आपको कहना है सर एक तो ये रहा गोल घुमावदार, एक ये रहा गोल घुमावदार, टे भी है, ठे भी है, डे भी है और ढे भी है। और कौन सा? डे भी क्या हो जाएगा? गोल घुमावदार वाली कैटेगरी का ना। यहाँ से क्या है, ये घुमा हुआ है, ये लो। और कौन सा हो जाएगा? आपको कहना सर है भी गोल घुमावदार वाली कैटेगरी का हो जाएगा। बिल्कुल, आपने ये जो गोले बनाए हैं ये सारे के सारे व्यंजन कैसे हैं? गोल घुमावदार वाली कैटेगरी के हैं। आप कहेंगे सर ओके, हमने इनको पहचान लिया कि ये गोल घुमावदार वाली कैटेगरी के हैं, इनका करना क्या है? तो लिखना अगली लाइन में, आधा करते वक्त, आधा करते वक्त हलंत। आप कहेंगे सर हलंत क्या होता है? तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, हलंत चिन्ह लगा दिया ना। भाई कोई भी व्यंजन होता है उसके नीचे ये जो चिन्ह लगता है ये हलंत कहलाता है। हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। समझना इस बात को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ये व्यंजनों की बनावट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर आपने हमें बताया है कि ये गोल घुमावदार वाले कोई भी व्यंजन अगर हमें आधे मिलते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हम किसी भी प्रकार की और कोई पंचायती हम नहीं करने वाले हैं। जैसे सर हमें तो उदाहरण दो, हम समझ जाएंगे। देखना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है चिन्ह। क्या लिखा है? चिन्ह। मैंने कहा चिन्ह के अंदर है आधा होता है। क्या होता है भाई? है आधा। और मैंने चिन्ह को कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया। आप कहेंगे सर चिन्ह हमने कैसे देखा है? चिन्ह हमने ऐसे भी देखा है। आपने देखा होगा, बिल्कुल ये भी सही है। और ये ऐसा क्यों लिखा जाता है इसका भी मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ। लेकिन कईयों को तो चिन्ह ऐसा नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है भाई? ऐसे नज़र आ रहा है। ये हमेशा क्या होता है? अशुद्ध होता है। ध्यान देना, चिन्ह ये सही है लेकिन ज़्यादा सही क्या रहेगा? ये वाला। यानी इसका उच्चारण कैसे? चिन्ह। है को जो है को थोड़ा सा उच्चारण करना है, आधा है, चिन्ह है ना, न चिन्ह। चिहन भी नहीं कहना है। ध्यान देना भाई, आपको क्या नहीं कहना है? चिहन। यदि चिहन कहते हो इसको तो फिर इसको क्या कहोगे? ये चिहन हुआ है ना। तो आपको कहना है सर ये हो जाएगा चिन्ह। है आधा है तो है को हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है दुपट्टा। क्या लिखा है? दुपट्टा। मैंने कहा इसके अंदर आधा क्या है? आपको कहना सर आधा क्या? इसके अंदर टे है। तो मैंने कहा टे अगर आधा होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? आप कहेंगे सर हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्यों? स्पष्ट लिखा है कि गोल घुमावदार वाला व्यंजन यदि आधा होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे सर हमने तो दुपट्टा शब्द जो है इस प्रकार से भी देखा है। बिल्कुल आपने देखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा। ऐसा क्यों लिखा जाता है इसका भी मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी बात मान्य करनी है कि दुपट्टा ऐसे लिखा जाना चाहिए। क्यों? अगर टे आधा है तो यदि गोल घुमावदार वाला व्यंजन यदि आधा होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ होना चाहिए? हलंत चिन्ह का प्रयोग किया हुआ होना चाहिए। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक दो शब्द और लिखता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पे लिखा खट्टा। क्या लिखा भाई? खट्टा। आप कहेंगे सर ओके इसके अंदर टे आधा है, आपने हलंत चिन्ह का प्रयोग कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि आपने नियम लिखाया है कि गोल घुमावदार वाला व्यंजन आधा करते वक्त सिर्फ क्या करेंगे? हलंत चिन्ह यानी इस चिन्ह का क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। बिल्कुल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हमने जो ये खट्टा शब्द है ना इसको ऐसे भी देखा है।
मैं रीज़न बताऊंगा आपको ऐसा क्यों लिखा गया। आपको एक बार कौन सा स्वीकार करना है, ये वाला। क्यों सर? गोल घुमावदार वाला यदि कोई व्यंजन आधा होता है तो सर ने हमें बताया था ओनली फॉर, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, हलंत चिन्ह का प्रयोग करना है। क्लियर है मेरी बात? ध्यान देना। एक शब्द होता है एक शब्द होता है आह्वान। क्या होता है? आह्वान। आह्वान, आह्वान शब्द होता है ना, इसके अंदर आधा क्या होता है? होता है। आप कहेंगे सर इस शब्द को हमने कैसे देखा है, आह्वान को ऐसे भी देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड इसको शुद्ध मान सकते हैं आप, लेकिन आपको कहना है सर ये ऐसे ही लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर है आधा होता है। यदि है आधा होता है तो उसको कैसे आधा लिखना चाहिए? आप कहेंगे सर हलंत चिन्ह लगाना चाहिए। आपने हमें बताया है, क्योंकि है किस कैटेगरी के अंदर आता है एक गोल घुमावदार वाली कैटेगरी में आता है। यदि गोल घुमावदार वाला कोई भी व्यंजन आधा होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाने वाले हैं, हलंत चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? ध्यान देना। मैंने यहाँ पे लिखा गड्डी। क्या लिखा भाई? गड्डी लिखा। आप कहेंगे सर ओके सर, गड्डी हमने ऐसे ही देखा है और गड्डी हमने कैसे देखा है, ऐसे भी देखा है ना। गड्डी आपने इस दोनों तरीके से देखा होगा। आप कहेंगे सर ये वाला गड्डी हमने देखा है, लेकिन आपने जो बात बताई है ना कि यदि ड आधा है उसको आधा कैसे लिखना चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि गोल घुमावदार वाला यदि कोई भी व्यंजन होता है उसे आधा करने की आवश्यकता है तो ओनली फॉर हम क्या करेंगे, हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से गड्डी लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, मेरी बात को आपको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से आपको स्वीकार करना है। आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो शायद ही आपको YouTube चैनल पर मिलती हो ना, देखना। चलो ये 2 नियम कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे की बातें हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए भाई चलो रफ कर दिया जाए। ओके, आगे लिखना 3 नंबर। तीसरी बात जो है हमारी क्या है, आज की तीसरी बात लिखिएगा। पूंछ वाले व्यंजन। कैसे व्यंजन भाई? पूंछ वाले व्यंजन, पूंछ वाले व्यंजन। आपको कहना सर पूंछ वाले व्यंजन कौन से हो गए भाई? हमने ये देखा सर, आपने हमें बता दिया है कि पाई वाला व्यंजन, जो पाई वाला व्यंजन हमारे सामने लिखा हुआ है, पाई वाला व्यंजन अगर उसे आधा करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम ओनली फॉर क्या करेंगे, पाई चिन्ह हटा देंगे, यानी पाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, वो आधा हो जाएगा। ओके, और दूसरा हमारा नियम था यदि गोल घुमावदार वाला व्यंजन कहीं पे आधा होता है तो उसको आधा कैसे करना चाहिए? आप कहेंगे सर आपने हमें बता दिया हलंत चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई पंचायती नहीं करनी चाहिए। और अब आप बता रहे हो पूंछ वाला व्यंजन, पूंछ वाला तो कोई है ही नहीं, आपने सही देखा नहीं है, पूंछ वाला व्यंजन है। आप कहेंगे सर कौन सा है पूंछ वाला? यहाँ पे क और फे को देखना। आपको कहना सर इसके अंदर तो पाई नजर आ रही है हमें, क और फे के अंदर। अरे पाई तो नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देना भाई, जैसे मैंने ये क लिखा है, नो डाउट यहाँ पे पाई नजर आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पाई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने भी पाई वाले व्यंजन हैं वो पाई से इधर इधर क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे मैंने लिखा घ, क्या लिखा घ, ये घ देखो पाई से इधर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने लिखा ग, ये देखो ग पाई से इधर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने लिखा ख, आप कहेंगे सर ये भी पाई से इधर खत्म हो रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब, आपको कहना सर ये भी पाई से इधर खत्म हो रहा है। लेकिन क और फ ऐसे दो ऐसे व्यंजन हैं जिसके अंदर पाई तो आती है, लेकिन वो पाई को क्या है लांग करके इधर आ जाते हैं, जिनकी अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे पूंछ आ जाती है। ये किस कैटेगरी के व्यंजन है? पूंछ वाली कैटेगरी के व्यंजन है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही है ये, देख लो आप, नज़र दौड़ाओ, कहीं कोई ऐसा नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आपको कहना है सर ये पूंछ वाली कैटेगरी के व्यंजन हैं, इनका हमें क्या करना है, इनका क्या करना है भाई? ध्यान देना, आधा करते वक्त लिखिएगा, आधा करते वक्त
आधा करते वक्त पूंछ आदि करेंगे। क्या करेंगे भाई? पूंछ आदि करेंगे। आप कहेंगे सर कैसे पूंछ आदि करेंगे? अभी चर्चा करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? तो फालतू काम की आप तो टेंशन ले रहे हो ना। हम क्या करेंगे? पूंछ आदि करेंगे। अब आप कहेंगे सर पूंछ आदि कैसे करेंगे? देखना मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है गिफ्ट। क्या लिखा है? मैंने कहा इसके अंदर आधा क्या? आप कहेंगे सर फे आधा है। तो फे आधा है तो उसको मैंने कैसे आधा किया? देखो आप देखेंगे सर यहाँ पे फे है, फे इस प्रकार से होता है। उसको यदि आधा करना है तो पूंछ को आधा कर देना है, हटाना नहीं है। हाँ हटाना नहीं है, आपको पूंछ को क्या कर देना? आधा। बताओ आधा किया कि नहीं किया? और मैंने किस प्रकार से? इस प्रकार से लिख दिया गिफ्ट। बताओ क्या दिक्कत है ना? एक शब्द जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भक्त। क्या लिखा? भक्त। तो मैंने कहा इसके अंदर आधा क्या? आप कहेंगे सर क्या आधा है? क्या आधा है कि नहीं है? तो बिल्कुल क्या अगर आधा है तो आप कहेंगे सर इसकी क्या हो जाएगी? पूंछ आपने आधी कर दी और इसको लिख दिया भक्त, है ना। हटाना नहीं है। यदि आप हटा देते हैं पूरी पूंछ को तो ये शब्द क्या बन जाएगा? भवत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भवत बन जाएगा। आपको कहना सर क्या आधा है तो ओनली फॉर पूंछ को क्या कर देंगे? कट कर देंगे और इसको पास में रख देंगे और इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यानी ये किस कैटेगरी का है भाई? पूंछ वाली कैटेगरी का है। कौन कौन सा? कै और फे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? कै और फे क्या हो जाएंगे? पूंछ वाली कैटेगरी के हो जाएंगे। तो इनको कभी भी आपको आधा करना पड़े। आप कहेंगे सर हमने जो है ना इस प्रकार से भी देखा है, जैसे ये भक्त शब्द लिखा गया है इस प्रकार से भी हमने देखा है कि नहीं देखा है? आपको इस प्रकार से अब नहीं लिखना है, क्योंकि क अगर आधा होता है, फ अगर आधा होता है, ये पूंछ वाली कैटेगरी के व्यंजन किस प्रकार से आधे होने चाहिए? आपको कहना सर ओनली फॉर हम क्या करेंगे? इनकी पूंछ को आधा करेंगे और इनको चिपका करके लिख देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? आगे बात समझ में? ओके। मैंने आपसे कहा व्यंजन कंप्लीट हो गए, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। आप कहेंगे सर व्यंजन कंप्लीट नहीं हुए हैं। यहाँ पे ये जो है ना कौन सा र बच चुका है। र किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा? र किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा सर? ये नहीं तो पाई वाली में आया है, नहीं तो गोल घुमावदार वाली कैटेगरी में आया है, और नहीं ये पूंछ वाली कैटेगरी में आया है। ये क्या है? रही को तो समझना है। र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। र अपने नियम अलग ही लेकर के चलता है। यदि इसके नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, मैं फिर से दोहरान कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं व्यंजनों की बनावट। ध्यान देना, हम देख रहे हैं व्यंजनों की बनावट। व्यंजनों को किस प्रकार से लिखना चाहिए? आधा किस प्रकार से लिखना चाहिए? पूरा किस प्रकार से लिखना चाहिए? आपको कहना है सर यदि पाई वाला कोई भी व्यंजन आता है, पाई वाले कौन से जो हरे डिब्बे में बंद है वो पाई वाले व्यंजन है, इनको अगर आधा करने की आवश्यकता है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? पाई हटा देंगे और किसी भी प्रकार की कोई पंचायती नहीं करेंगे, है ना। यानी पाई वाला कोई भी व्यंजन है यदि आधा करने, जैसे मैंने ये जय है, मैंने कहा जय को आधा करो। आप कहेंगे सर जय यदि कभी आधा होता है तो कैसे लिखा जाएगा? जय की सिर्फ और सिर्फ क्या हटाई जाएगी? पाई हटाई जाएगी। मैंने कहा ओके। जैसे ख, आप कहेंगे सर ख अगर आधा है तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ क्या हटाई जाएगी? पाई हटाई जाएगी। मैंने कहा गै को आधा कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर गै यदि आधा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हटाई जाएगी? पाई हटाई जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई पंचायती नहीं की जाएगी, ना। मैंने कहा ओके। मैंने कहा चय आधा कैसे लिखा जाता है? आपको कहना सर चय यदि आधा है तो इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या की जाएगी? पाई हटाई जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई पंचायती नहीं की जाएगी, ना। मैंने कहा घ आधा कैसे लिखा जाएगा? आपको कहना है सर सिर्फ और सिर्फ क्या की जाएगी? पाई को हटाया जाएगा और घ को लिख दिया जाएगा और इस प्रकार से ये आधा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है? जैसे मैंने लिखा कि मैं को आधा आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर जैसे आपने लिख दिया लंबाई, क्या लिख दिया? लंबाई। तो मैं को मैंने बताओ कैसे आधा किया? सिर्फ और सिर्फ पाई को हटाया और किसी भी प्रकार की कोई पंचायती नहीं की है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, बात समझ में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुकी है ना। चलो फिर हमने दूसरा नियम देखा था, यदि गोल घुमावदार वाला कोई भी व्यंजन है। मैंने कहा गोल घुमावदार वाला कौन सा? अंगे है, छ है, टे है, ठे है, डे है, डे है, दे है और है। इनको अगर आधा करने की आवश्यकता होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? हलंत चिन्ह का प्रयोग करना है, ना। जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द्वारा। क्या लिखा है भाई? द्वारा। आप कहेंगे सर इसके अंदर आधा दे है तो दे को सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? हलंत। सर हमने द्वारा ऐसे ही लिखा है, हम कहाँ पे जाएं? अरे टेंशन मत लो, मैं सब बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों लिखा जाता है ना। शुद्ध रूप कौन सा है? तो आप कहेंगे सर हम
अभी तो यही स्वीकार करेंगे कि दोबारा कैसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, गोल घुमावदार वाला है ना। जैसे मैंने लिख दिया कि ये 6 कैसे आधा लिखा जाना चाहिए, आपको कहना है सर 6 कैसे आधा लिखा जाना चाहिए, इस प्रकार से। आपको कहना है सर कैसे लिखा जाना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए उच्छ्वास। आपको कहना है सर 6 यदि आधा होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, हलंत चिन्ह लगेगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे सर और भी कुछ, जैसे मैंने लिखा गड्ढा, क्या लिखा, गड्ढा, तो मैंने कहा डे आधा है तो कैसे लिखा जाना चाहिए। आपको कहना सर डे यदि गोल घुमावदार वाला है, इसे आधा करने की आवश्यकता पड़ी है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हलंत चिन्ह का प्रयोग किया है। आपको हमेशा हलंत चिन्ह का ही प्रयोग करना है दोस्तों, है ना। तो ये बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमने देखा कि यदि पूंछ वाले व्यंजन है कै और फे, इनको आधा करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इनकी पूंछ को हटा देंगे, पूंछ को आधा कर देंगे। जैसे मैंने लिखा शक्ति, क्या लिखा भाई, शक्ति। मैंने कहा शक्ति कैसे लिखा हुआ होना चाहिए, आप कहेंगे सर शक्ति ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए ना, क्योंकि इसकी क्या है, कै आधा है तो कै क्या हो जाएगा, इसकी पूंछ हट जाएगी और शक्ति ऐसे लिखा जाएगा। आप कहेंगे सर हमने जो है शक्ति जो शब्द है इस प्रकार से भी देखा होगा आपने, आपको कहना है सर ये गलत है और शक्ति कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो। बताओ बात समझ में आ गई। अब हमारी बात जो है कहाँ पे आ जाती है, रे के ऊपर आ जाती है कि सर ये जो रे है ना, ये कैसे लिखा जाएगा अगर आधा है तो। हेडिंग डालिएगा रे के रूप, लिखिए रे के रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रे के रूप। रे के रूप। अब रे किस किस तरीके से लिखा जाएगा, रे के अलग अलग रूप आपको समझने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रे के रूप। कुछ एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं। एक नंबर पर आप लिख लो सामान्य रे। कौन सा रे भाई, सामान्य रे। सामान्य रे। अब आपसे पूछे कि सामान्य रे कौन सा होता है, तो आपको कहना है सर सामान्य रे कौन सा होता है, जिस रे के अंदर क्या होना चाहिए, स्वर मिला हुआ होना चाहिए, वो रे क्या कहलाएगा, सामान्य जो रे की तरह दिखाई देता है ना। आप कहेंगे सर जैसे, समझ में तो आ नहीं रहा है, जैसे मैंने लिखा रे, है ना। आप पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्वर सहित रहे, सामान्य रहे, स्वर ऐसा लिखें, स्वर सहित यानी जिसमें स्वर मिला हुआ, स्वर सहित रहे, सामान्य रे होता है, यानी जिसके अंदर स्वर मिला हुआ होना चाहिए वो सामान्य रे होता है। जैसे मैंने लिखा रे, जैसे मैंने लिखा रा, जैसे मैंने लिखा री, कोई भी स्वर अगर मिला हुआ है तो वो रे किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, सामान्य रे की कैटेगरी में आ जाएगा ना। जैसे ध्यान रख लेना, रे के अंदर ऊ की मात्रा मिलाते हो तो इस प्रकार से नहीं लगानी है आपको ना। जैसे ही रे के अंदर छोटा ऊ मिलता है तो रू की मात्रा इस प्रकार से, जैसे ही रे के अंदर बड़ा ऊ मिलता है तो रू कैसे मिलना चाहिए, ऊ की मात्रा किस प्रकार से, इस प्रकार से। दोनों रे अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पे छोटा रू है, जहाँ पे गुंडी नहीं है वहाँ पे छोटा रू है, ये ध्यान देना, और जहाँ पे गुंडी बनी हुई ये बड़ा रू है। और जैसे मैंने लिख दिया रे, है ना, जैसे मैंने लिख दिया रई, जैसे मैंने लिख दिया रो, और जैसे मैंने लिख दिया रो, क्या लिख दिया भाई, रो। मैंने कहा ये कैसा रे है, आपको कहना सर ये सामान्य रे है, जिस रे के अंदर स्वर मिला हुआ है, कंप्लीट है, वो रे क्या कहलाएगा, सामान्य रे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रक्षा, क्या लिखा भाई, रक्षा। मैंने कहा रक्षा के अंदर ये रे कैसा है, आप कहेंगे सर यहाँ पे स्वर मिला हुआ है, ये रे क्या कहलाएगा, सामान्य रे कहलाएगा। क्लियर है। मैंने यहाँ पे लिखा रावण, क्या लिखा, रावण, और मैंने पूछा ये रे कैसा है, आप कहेंगे सर जिस स्वर सहित रे, यानी जिस रे के अंदर स्वर मिला हुआ है वो एक सामान्य रे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख दिया रिवाज, क्या लिख दिया भाई, रिवाज। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ये सामान्य रे है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रीति, क्या लिख दिया भाई, रीति। मैंने यहाँ पे लिख दिया रुपया, क्या लिख दिया, रुपया। मैंने यहाँ पे लिख दिया रूपा, क्या लिख दिया, रूपा। मैंने यहाँ पे लिख दिया रेखा, क्या लिख दिया भाई, रेखा। मैंने आपसे पूछा इन शब्दों में कौन सा रे लगा हुआ है, आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने तो हमें बार बार बताया है कि जिस रे के अंदर स्वर मिला हुआ है वो रे सामान्य रे कहलाएगा।
बताओ बात आई कि नहीं आई समझ में? ओके, अब ध्यान देना, आप कहेंगे सर और कौन सा रे होता है, तो रे का दूसरा रूप लिखिएगा। चलो, रे का दूसरा रूप लिखना रेफ रे। रेफ का मतलब होता है ऊपर वाला ना, रेफ रेफ रे। आप कहेंगे सर ये रेफ रे कौन सा होता है, तो इसके बारे में लिखना, रेफ रे के बारे में लिखना है आपको स्वर रहित रे। स्वर रहित रे, स्वर रहित रे का मतलब होता है आधा, आधा। स्वर रहित रे रेफ रे कहलाता है। क्या कहलाता है? रेफ रे कहलाता है, यानी जिसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ। मैंने पूछा वो रे कौन सा होता है, तो आपको कहना है सर वो रे कौन सा होता है, रेफ रे कहलाएगा। कौन सा रे कहलाएगा? रेफ रे कहलाएगा। ओके, तो आप कहेंगे सर इसका प्रयोग कैसे होता है, तो लिखना है आगे, आगे की लाइन में आपको लिखना है यदि यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में र स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब हो गया आधा हो, तो वह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में प्रयुक्त होगा, रेफ के रूप में प्रयुक्त होगा। एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो भाई, चलो आप कहेंगे सर कि रेफ रे के बारे में आपने हमें लिखवा दिया है कि यदि किसी भी शब्द के अंदर रे आधा आ जाता है। आधे का मतलब क्या हुआ? आधे का मतलब कि उसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ। यानी मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि यदि कोई भी शब्द है और उसके अंदर रे क्या आ जाता है? आधा आ जाता है। यानी अब देखो हलंत लगा दिया, इसका मतलब इसके अंदर स्वर नहीं है। तो रे कहता है मैं ऐसे नहीं लिखा जाऊंगा, मैं कैसे लिखा जाऊंगा? तो लिखा है यदि किसी शब्द में रे स्वर रहित यानी आधा है तो वह अपने से आगे वाला। आप कहेंगे सर आगे वाले का हम मतलब नहीं जानते। आगे वाले का मतलब जानने के लिए आपको करना पड़ेगा एक दिन का वेट, नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।